हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। मतलब कल तक हमने देखा था 1.1 एक्सरसाइज, उसके पहले बिटवीननेस वाला कंसेप्ट था और कुछ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग ज्योमेट्री। आज हम देखने जा रहे हैं उसके आगे वाले कंसेप्ट्स जो कि आपको याद होने चाहिए टिल द एंड ऑफ योर स्टडीज़। ऑल स्टडीज़ में वो इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला आता है लाइन सेगमेंट। मतलब जैसे आपने अगर पढ़ा होगा सेट थ्योरी, अगर अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन देखा होगा, टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, तो आपको समझ सकता है कि एक सबसेट होता है, एक सेट होता है वगैरह, ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं सबसेट्स के, सेट्स के। तो वैसे ही कुछ है कि एक लाइन है, लाइन का सेगमेंट है, एक डायरेक्शन में अगर वो लाइन जाए तो वो रे है। ठीक है, तो जैसे कि लाइन सेगमेंट फर्स्ट पार्ट हमें देखना है, तो ये लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट, सपोज पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट का मिला के, इन दो पॉइंट को मिला के उनके इन बिटवीन जो भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स का यूनियन मतलब उन सबका एक पार्ट, उन सबको मिला के एक पार्ट। ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। उसको लिखते हैं ऐसे, सेगमेंट PQ। मतलब क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ एंड पॉइंट्स point P and point Q and all the points between these points। ये पॉइंट्स के बीच में जो कुछ भी पॉइंट्स है वो पॉइंट और ये दो पॉइंट मिला के जो कुछ भी बनता है, दैट दिस फिगर और दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज सेगमेंट। उसको कहते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट लाइन पर ही फॉर्म होगा, इसलिए उसको लाइन सेगमेंट भी कहा जाता है, लेकिन जनरली अब हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको सेगमेंट ही बोलेंगे। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट मतलब क्या है, इट इज़ नथिंग बट द सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या, द यूनियन ऑफ टू पॉइंट्स टू एंड पॉइंट्स एंड ऑल पॉइंट्स इन बिटवीन देम। वो एंड पॉइंट वाले दो पॉइंट और उनके इन बिटवीन जो कोई भी पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के यूनियन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा रे। अब देखिए यहाँ पर एक P पॉइंट मैंने कंसिडर किया फिर से। ठीक है, अब एक रे मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ए यूनिडायरेक्शनल लाइन। लाइन मतलब कैसे रहती है, अपनी दो डायरेक्शन में जाती है, उसको टुकड़ा करके आधा टुकड़ा हमने बांट लिया। ठीक है, सपोज सेट ऑफ पॉइंट विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट से, एक पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पॉइंट से निकल के आगे जा रहा है, इस अरेंजमेंट को हम रे बोलते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है रे PQ। मतलब जिसमें से उसका पूरा वो ओरिजिन हो रहा है वो पॉइंट पहले लिखते हैं और जिसमें से पास हो रहा है वो पॉइंट का नाम बाद में लिखा जाता है। तो ये दो पॉइंट मिला के भी क्या बनता है, रे PQ। ठीक है, ऐसा होता है ये रे। अब लाइन मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का यूनियन मतलब लाइन। ठीक है, लाइन पे कितने भी नंबर हो सकते हैं, उसमें से जो भी नंबर, सपोज जो भी पॉइंट के दो नाम हमें पता है तो हम उस लाइन के नाम को उन दो पॉइंट्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऐसा कोई रोड तो वैसे पूरा स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे रोड है। जैसे अगर हम औरंगाबाद का देखें, ठीक है, या फिर पुणे मुंबई का देखें, अगर पुणे मुंबई का देखें तो उसका वर्ला से सी लिंक हो गया। ठीक है, मतलब उतना वो एक ही रास्ता है क्या, वो रास्ता वहाँ पर एंड हो जाता है क्या, नहीं, वो रास्ते उसके आगे भी चलते हैं, लेकिन उसके आगे वो रास्ते को कोई और नाम दिया जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर दो डेस्टिनेशन, दो पॉइंट्स अगर हमें पता है तो लाइन PQ ये बन जाता है उस लाइन का नाम। ठीक है, हालांकि वहाँ पर वो दो ही पॉइंट नहीं है, वहाँ पर ये Q पॉइंट के बाद में भी पॉइंट है, ये P पॉइंट के बाद में यहाँ लेफ्ट साइड में पॉइंट है और PQ के बीच में भी पॉइंट है। ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट को मिला के लाइन बनती है। वन साइडेड जो रहता है उसको रे कहा जाता है और उसमें जो ये लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन मतलब दो पॉइंट के बीच का जो पॉइंट का यूनियन है या कलेक्शन है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हम अब देखते हैं। पर जब हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की बात करते हैं तो सपोज सेगमेंट AB और सेगमेंट PQ, इन दो सेगमेंट्स को हमें बदलना है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। देन हम उसके लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट AB और लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ। अब ये कैसे करते हैं, ये हमने डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट में कैसे फाइंड आउट किया था, वो ही यहाँ पर लगेगा और डिस्टेंसेस को हमने बाद में लेंथ में भी कन्वर्ट करके दिखा था। मतलब जो डिस्टेंस आता है वही लेंथ होती है। ठीक है, सो अगर लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ, ऐसा अगर है तो वो क्या बन जाता है, वो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बन जाते हैं। ठीक है, इक्वल, और इसकी कॉन्ग्रुएंसी जो साइन है वो साइन ऐसा है, इक्वलिटी के ऊपर ये कैप है। ठीक है, सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, ये बन जाता है हमारा
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू। देखिए डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस पी क्यू ये अगर इक्वल हुआ तो उसका कन्वर्जन क्या होता है, से लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू ये दोनों इक्वल आ गए। अगर लेंथ इक्वल है तो ही वो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी वाला, मतलब कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है तो उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहने वाले। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है देखिए, उसमें फर्स्ट ऐसी प्रॉपर्टी है, वी नो दैट एवरी क्वांटिटी इज इक्वल टू इटसेल्फ, खुद से वो इक्वल हो जाती है। जैसे कि हम अगर आईने के सामने खड़े रहे तो हमारा कोई ना कोई जुड़वा है सामने हमारे, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, सो वो दूसरा कोई आदमी होता है क्या, नहीं, वो हमारी परछाई होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एवरी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, या एवरी सेगमेंट इज सॉरी एंगल नहीं, सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जैसे सेगमेंट ए बी, अगर सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी को किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखना है तो वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम जुड़वा कहें, जुड़वा मतलब एक कोई पर्सन है उसका दूसरा एक जुड़वा भाई है, तो वो मतलब क्या होता है, दोनों दिखने में सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है उनका। ठीक है, तो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू, जैसे कि यहाँ पर देखा सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू दो अलग अलग सेगमेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल हो गई इसलिए वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इसी का मतलब क्या हो जाता है, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये जो है इसको कॉन्ग्रुएंसी, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को सिमेट्री। और एक थर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें जुड़वा नहीं, इसमें जुड़वा से प्लस होता है। ठीक है, देखिए सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई, देयरफॉर देखिए क्या हुआ, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड वन, सेकंड क्वांटिटी इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। अल्टीमेटली देखिए अगर मेरे पास कुछ ये है, सपोज कुछ क्वांटिटीज़ है, जैसे मेरे पास यहाँ पर है 1 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल और 1 किलो मक्खन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर तीनों के वेट्स हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों के वेट्स सेम है, भले वो क्वांटिटी उनका नाम कुछ अलग हो लेकिन क्वांटिटीज़ सेम है। वैसे यहाँ पर अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो अल्टीमेटली सेगमेंट ए बी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई, ऐसा होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो इन दोनों में जो हमने कॉन्ग्रुएंसी लिखी है ये कहीं तो भी गड़बड़ है, इनके लेंथ इक्वल नहीं आते। ठीक है, अगर ये ऐसा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी देखो कौन सा है, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है, खुद का रिफ्लेक्शन, मतलब हर एक सेगमेंट हर एक खुद को ही कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमेट्री मतलब क्या, हर एक सेगमेंट दूसरे किसी सेगमेंट को अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दूसरा वाला पहले वाले को कॉन्ग्रुएंट है, ये हो गई सिमेट्री। और ट्रांजिटिविटी मतलब क्या, पहला दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये तीनों भी कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज नथिंग बट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, तो हम एज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये हो गई उसकी ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब ये याद रखिए कि ये तीनों जो नाम है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ये तीनों भी जहाँ कहाँ कॉन्ग्रुएंसी आएगा, जैसे कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सेगमेंट है, आगे जाके आएगा हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल, फिर उसके बाद आएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तीनों में भी ये प्रॉपर्टीज़ इसी नाम से है। वहाँ पर सिर्फ यहाँ से सेगमेंट निकलेगा, एंगल अगर रहा तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल कट गया, ट्रायंगल डाल दो तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे वहाँ पे यही सेम प्रॉपर्टीज़ के नाम हमें यूज़ करने हैं और प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, बस यहाँ पर ये एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट मतलब क्या, देखिए ये है सेगमेंट मेरा ए बी जिसकी लेंथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। एक सेगमेंट है मेरा ए बी जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर वाला मेरा सेगमेंट है, इसको मुझे बराबर 2 हिस्सों में बांटना है, बराबर 2 हिस्सों में बांटना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट करूँगा और यहाँ से 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट करूँगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 सेंटीमीटर जब हम दोनों साइड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ
इंटरेक्शन जो भी होगा, मतलब दोनों पॉइंट दोनों तरफ से आने वाला आदमी किस पॉइंट पे मिलेगा, हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर आए हम, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आए। लेकिन इससे अलग थोड़ा, अगर ए पर्सन है कोई, वो ए पर्सन यहाँ से 7 सेंटीमीटर गया और यहाँ से बी पर्सन 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिड पॉइंट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज़, यहाँ पे 2 पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पुटिंग अ पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दैट सेगमेंट। ऐसा कोई भी पॉइंट जो उस सेगमेंट के लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को कहा जाता है मिड पॉइंट ऑफ एनी सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। पॉइंट P कौन हो गया? मिड पॉइंट। अब देखो, इसमें 2 तरह के स्टेटमेंट आते हैं। अगर आपको सेगमेंट AB का मिड पॉइंट निकालना है तो वो सेगमेंट को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, उसकी लेंथ, फिर जो कुछ भी लेंथ गिवन होगी उसको डिवाइड बाय 2 करो, आपको मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा या मिड पॉइंट के जो कुछ भी जहाँ से डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। या तो दूसरी बात ऐसी कि अगर पॉइंट P सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट मिड पॉइंट बन जाता है। देखिए, मैंने दो बातें बताई, या तो डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करो, पॉइंट का नाम निकालो, या पॉइंट गिवन है जो कि सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया? वो मिड पॉइंट ऑफ दैट सेगमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसी एग्जांपल में अगर कोई डिस्टेंस गिवन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर सपोज ऐसा गिवन होता हमें कि सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, segment AP is congruent to segment PB, then what is the relation of point P with respect to this segment AB? ये segment AB के साथ P का रिलेशन क्या है? अगर ये दोनों सेगमेंट इक्वल है तो P का रिलेशन क्या है कि पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ये एक हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा, पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम A एंड 5 यूनिट्स फ्रॉम B। एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस पॉइंट A से 5 यूनिट्स है और B से भी 5 यूनिट्स है, तो उसका मतलब भी क्या होता है? वो पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। मतलब कुछ भी को वो इक्वली होना है। अब अगर देखिए, ये सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू PB है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AP, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। इक्वल है तो दोनों की जगह, किसी एक की जगह पे हम दूसरे को प्लेस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ सेगमेंट AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट PB। इसी का मतलब अगर यहाँ पर हम आए तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सेगमेंट AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट AP। मतलब ये हो गया कि अगर हम ये चेक करें और इनके अगर हमें एडिशन करें, देखिए AP प्लस PB की जगह हमने क्या लग दिया? फिर से AP। मतलब अगर हमें सेगमेंट AB की लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ सेगमेंट AB अगर हमें चाहिए, तो क्या मिलेगा हमें? लेंथ ऑफ सेगमेंट AP प्लस PB। लेकिन AP और PB दोनों का मीनिंग क्या हुआ? उसको AP लिख सकते हैं हम, तो वो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ सेगमेंट AP प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट AP अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। क्यों हुआ ये? क्योंकि दोनों सेगमेंट AP और PB थे, लेकिन AP और PB दोनों इक्वल है, तो PB की जगह पे हमने AP लिख सकते हैं हम, इसलिए लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्वाइस। मतलब ये लेंथ ऑफ सेगमेंट AP प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट AP इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू लेंथ ऑफ सेगमेंट AP। मतलब ये AB का लेंथ कितना आया? इस सेगमेंट AP के लेंथ के डबल आया, ठीक है। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब ये अगर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट है तो उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या? ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू में तो हमने देख लिया वो कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या बचता है? सिर्फ लेस देन एंड ग्रेटर देन। अगर किसी लेंथ, किसी सेगमेंट की लेंथ, सपोज सेगमेंट AB है हमारा, उसकी लेंथ है मेरे पास 8 यूनिट्स, और एक सेगमेंट जिसका नाम मैं लेता हूँ PQ सेगमेंट, जिसकी लेंथ है मेरे पास 3 यूनिट्स, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो कंपैरिजन करो। कंपैरिजन किसका किया जाता है? डिस्टेंसेस का। 8 इज़ ग्रेटर दैन 3। अगर 8 इज़ ग्रेटर दैन 3 है, मतलब क्या हुआ उसका? लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ, ठीक है। अगर लेंथ ग्रेटर है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट
सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, ग्रेटर दैन लेस दैन। अब यहाँ पर समझो मैंने एक और सेगमेंट ऐड कर दिया, लेंथ ऑफ सेगमेंट ई एफ इज इक्वल टू मैंने लिख दिया सपोज 5। अब हमें क्या करना है, ये 8, 3, 5 इनका कंपैरिजन करना है। सो 8 इज ग्रेटर दैन 5 इज ग्रेटर दैन 3। अगर 8 ग्रेटर दैन 5 ग्रेटर दैन 3 है, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट ई एफ इज ग्रेटर दैन सेगमेंट पी क्यू। यहाँ पर ये क्या आ जाता है फिर, सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट ई एफ इज ग्रेटर दैन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। सो ऐसे एग्जांपल्स हमें आपके एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे वाला एक पॉइंट है पॉइंट, तो बच्चों देखिए नेक्स्ट एक 2 पॉइंट्स हमारे पास बाकी है ये, इसके बाद हमारा वो एक्सरसाइज 1.2 आएगा कल। देखिए परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे, मतलब कोई भी दो सेगमेंट हो, दो रेज हो, उनका हमें परपेंडिकुलरिटी चेक करना है। देखिए मेरे पास दो सेगमेंट है, सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट आर एस, ये दो सेगमेंट है मेरे पास। तो ये दो सेगमेंट का परपेंडिकुलरिटी मतलब क्या होता है, ये देखिए मैंने निकाला ये सेगमेंट पी क्यू और ये हो गया मेरा सेगमेंट आर एस। अब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर सिर्फ ऐसे ही हो सकते क्या, नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अलग अलग मार्कर यूज़ करके आपको बताता हूँ कि परपेंडिकुलर और कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट इस तरह भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेगमेंट आर एस है तो आर यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आएगा, या एस यहाँ पर या आर यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये पी पॉइंट यहाँ पर है और आर पॉइंट भी यहाँ यहीं पर है, मतलब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए। अब एक ही पॉइंट को दो नाम तो नहीं दे सकते हम, ठीक है। पता है एक आदमी को दो नाम दे सकते हैं, ठीक है। एक का अगर घर का नाम है XYZ हो या स्कूल में फिर उसका नाम वही रहेगा, कोई नेसेसरी नहीं है, घर में निक नेम चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है, स्कूल में दो नाम नहीं रखता कोई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट का ऑफिशियली एक ही नाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें चेक करना है या कंसिडर करना है तो सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट पी एस ऐसा हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। या तो परपेंडिकुलरिटी ऐसी रहेगी या तो किसी एंड पॉइंट पे रहेगी, इसके इन बिटवीन यहाँ 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 कहीं पर भी वो परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। या ये ऐसे पॉइंट्स में भी ऐसे परपेंडिकुलर वो हो सकता है, ऐसा भी, ठीक है। या नेसेसरी नहीं है कि उसका एंड पॉइंट कोइंसाइड ही हो, वो ऐसा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, आर एस, ठीक है। समझ में आया आपको। लेकिन परपेंडिकुलर को दिखाने के लिए ये यहाँ पर है, हमें ये स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा एक एंगल बनाना वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आगे नोटेशन आपको बहुत सारे याद रखने हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में अगर कुछ है तो उसका नोटेशन हमें दिखाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर में अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसको हमें ऐसा ये स्क्वायर वाला एक नोटेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर का। अगर समझो उसमें भी ये जो है आर एस टचेस और इंटरसेक्ट segment PQ at point M such that M divides segment PQ in two equal parts। M पॉइंट ने क्या किया, PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट M इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ। और ये जो RS है, RS इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला एक कंसेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, आगे आने वाला है। लेकिन याद रखो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एनी सेगमेंट और एनी लाइन सेगमेंट, इट मे बी अ लाइन, वो एक लाइन भी हो सकती है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट और अ लाइन विच डिवाइड्स गिवन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सेगमेंट, गिवन लाइन और सेगमेंट विच इज perpendicular to the given segment and dividing the given segment into two equal parts, then that line is called as perpendicular bisector। अब ये तो हो गया हमारा, जब समझो ये सेगमेंट वाला। अब रे के लिए क्या चाहिए हमें, देखिए रे का भी सेम यही होता है,
ये एक रे है समझो मेरे पास ए बी, और ये एक दूसरा रे है सी डी। तो ये दोनों रेज भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेगमेंट के बारे में बताया, उनका एक ओरिजिनेटिंग या कोई एंड पॉइंट सेम हो सकता है, वैसे यहाँ पर भी कोई भी दो रेज का ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम हो सकता है लाइकवाइज, ठीक है। या वो सपोज ये बी पॉइंट में से पास हो, ये रे का किसी ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसा ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो किसी एंड पॉइंट से भी वो परपेंडिकुलर रह सकता है, या जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर वो हो सकता है। ये हो गई परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट एंड रे। फिर उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब ये मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, एक सपोज लाइन एल, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर अगर लाइन को देना है नाम तो लाइन को नाम भी दे सकते हो, एक्स वाई मैंने नाम दे दिया लाइन को, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमारा प्रोट्रैक्टर या आपका कंपास होता है उससे हमें क्या करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ दैट और समथिंग अदर ज्योमेट्रिकल टूल्स, हम यहाँ पर ए पॉइंट से यहाँ इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला हमें, सपोज दैट पॉइंट इज़ पी। तो ये दो पॉइंट ए पॉइंट और पी पॉइंट, इन दोनों में का डिस्टेंस हम निकालते हैं। लेट अस से दैट डिस्टेंस इज़ स्मॉल ए, वो डिस्टेंस हमें क्या मिला, स्मॉल ए मिला। तो अगर इन दोनों में का डिस्टेंस स्मॉल ए है तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए विच इज़ आउटसाइड द लाइन, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कब आएगा, जब ये पॉइंट ए जो है वो इस लाइन के आउटर साइड में होगा, या तो अपर साइड में होगा या लोअर साइड में होगा। वो पॉइंट यहाँ कहीं पर भी हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उस लाइन के आउटसाइड में अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स जेड लाइन से निकालना, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, द पॉइंट विच इज़ आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन मतलब लाइन के बाहर, आउटसाइड द लाइन, अगर लाइन के बाहर वो पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उसका डिस्टेंस निकालो, जो पॉइंट मिला आपको और ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन बन जाता है, फ्रॉम लाइन एक्स जेड, ठीक है। एक्स जेड लाइन से उसका डिस्टेंस मिलता है और वो डिस्टेंस सपोज हमने ए कंसिडर किया, स्मॉल ए, तो ये डिस्टेंस कितना मिल गया, डिस्टेंस इज़ ए, ठीक है। अब ये कुछ भी नंबर आपका आ सकता है, ठीक है, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता है, निगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता निगेटिव, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि डिस्टेंस जो भी निकालते हैं इट इज़ नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। वो नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब वो निगेटिव नहीं होता, या उसको कुछ जो नंबर आते हैं वो काउंटिंग नंबर ही आते हैं, मतलब जैसे कि हम कंसिडर करें कि नेचुरल होल नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके आगे कुछ भी आ सकता है। नॉन निगेटिव का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब वो 0 भी हो सकता है। जब भी नॉन निगेटिव वर्ड आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में पढ़ने को मिले तो उसमें याद रखिए नॉन निगेटिव का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इंक्लूडिंग 0। वो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं है, छोड़ दो, निगेटिव वैल्यूज सब छोड़ दो। लेकिन नंबर लाइन पे हमें पता है, नंबर लाइन पे 3 क्वांटिटीज़ होते हैं। एक, अगर आप 0 के लेफ़्ट साइड से चलते आओ, यहाँ से चलते आओ, तो निगेटिव होता है 0, ये एक होता है, और 0 के आगे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो राइट टू 0 निगेटिव, ठीक है, फिर 0 होता है, ये दूसरी क्वांटिटी, और वो पॉजिटिव। मतलब नॉन निगेटिव मतलब 2 क्वांटिटी हो सकती है, एक तो 0 या तो पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और ये परपेंडिकुलरिटी। ये जो 8-9 जो यहाँ पर हमने पॉइंट्स देखे,
ये पूरे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है एज इट इज़, जैसे मैंने पढ़ाया वो वैसा ही है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो वो भी पढ़ते चलो, ठीक है। लेकिन उस एक्स्ट्रा पढ़ने के पीछे अगर आप भागते रहोगे तो कहीं आपका ये रेगुलर का सिलेबस ना छूट जाए। करते बहुत सारे बच्चे करते कि सर हम वो पढ़ेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है आपका, नो डाउट, अनडाउटेडली आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन पहले ये नॉलेज ग्रास्प करो, आपके टेक्स्ट बुक का नॉलेज लो पहले, और फिर उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए आप जाओ। जब तक देखिए, आप अगर घर पे कोई भी आपका घर अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर का बेस पक्का बनाते हैं। वैसे ही ये टेक्स्ट बुक वाला जो सिलेबस है आपका, वो मतलब आपका बेस है, पहले वो बेस पक्का करो और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई भी आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आप बढ़ाते चलो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे।